Hello students, welcome back to your own series Concept of Physics Part 1 by S.C. Verma. I hope all is going well and the series is going really well and you are all enjoying it. Okay, so we have completed 2 chapters, Chapter 1 Introduction to Physics and Chapter 2 Physics and Mathematics. Today we will start Chapter 3 Rest and Motion Kinematics. Okay, so what do you mean by rest or what do you mean by motion? Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल जिनके पास बुक्स हैं अपनी बुक निकाल लीजिए जिससे और आसानी हो जाएगी आपको समझने में। ठीक है, तो रेस्ट क्या होता है या मोशन क्या होता है, कब हम कहते हैं कि कोई बॉडी रेस्ट में है या कब हम कहते हैं कि कोई बॉडी मोशन में। ठीक, मान लीजिए इस वक्त हम रुके हुए हैं, ठीक है, क्या इस वक्त हम एक्चुअल में रेस्ट पे हैं? मतलब यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज हमारी प्रेजेंट हैं सबके रेस्पेक्ट में हम रेस्ट पे हैं? नो। अगर मास पे कोई ये पर्सन है, सपोज कर लेते हैं मास पे कोई पर्सन है, वो अगर अर्थ पे किसी पर्सन को देखेगा जो एक्चुअल में उस वक्त रेस्ट पे है, ठीक है, अर्थ के रेस्पेक्ट में वो रेस्ट पे, लेकिन वो मास के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे नहीं होगा। मास के रेस्पेक्ट में क्या होगा, वो मूव कर रहा होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर यहां से हम किसी ये पर्सन को देखेंगे जो मास पे, तो हमें क्या लगेगा, वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो यही होता है रेस्ट या मोशन। जब भी हमें डिफाइन करना होता है तब हमें क्या लेना होता है, रिलेटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना पड़ता है या एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स लेने पड़ते हैं, जिससे हम डिफाइन करते हैं कि वो बॉडी एक्चुअल में रेस्ट में है या मोशन में। ठीक है, जो सर की बुक में एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है वो समझाने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए आप ट्रेन में बैठे हो, ठीक है, और ये ट्रेन चल रही है, ठीक है, आप उस वक्त क्या कहोगे कि आप रेस्ट पे हो या मोशन में हो? ट्रेन के रेस्पेक्ट में जब आप देखोगे तो आप रेस्ट पे हो, क्योंकि आप बैठे हुए हो ट्रेन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, जब ट्रेन आपके जो पैसेंजर्स हैं आपके आसपास के, ठीक है, या जो भी आप ट्रेन में जैसे फैन लगा हुआ है या जो जिस बर्थ पे बैठे हुए हो उसके रेस्पेक्ट में क्या हो, आप रेस्ट पे हो। लेकिन बाहर की सराउंडिंग जो स्टेशन पास हो रहे हैं और जो बाहर जो ट्रीज और जो भी पास हो रहे हैं उनके रेस्पेक्ट में क्या है, आप मोशन में हो। ठीक है, तो क्या कहोगे कि आप रेस्ट में हो या मोशन में हो? तो ना आप रेस्ट पे हो ना आप मोशन में हो। आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि किसके रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, कि हम रेस्ट पे हैं या मोशन में। ठीक है, चलिए बुक निकाल लीजिए। चलो, इसमें जो सबसे पहला ये कहा गया है कि मोशन इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द स्टडी एंड ऑब्जर्वर। जब भी हम क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों के बीच की कंबाइंड स्टडी होती है मोशन या रेस्ट। ठीक है, अगर ऑब्जर्वर देख रहा है किसी ऑब्जेक्ट को, वो मूव कर रहा है तो क्या कहेगा, वो मोशन में। रेस्ट रुका हुआ है तो क्या कहेगा, रेस्ट में। और ऑब्जर्वर भी अगर साथ साथ मूव कर रहा है और वो बॉडी भी मूव कर रही है, ठीक है, और दोनों सेम वेलोसिटी से ये आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, सेम पोजीशन पे सेम वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हैं, तो ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो भी रेस्ट पे है। ठीक है, एक्चुअल में क्या होगा, दोनों मूव कर रहे हैं लेकिन उसके इन दोनों के रेस्पेक्ट में क्या होगा, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वो रेस्ट पे होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक मान लीजिए कार 1 है ये, ठीक है, और एक है कार 2, दोनों हाईवे पे चल रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ओके, ये मान लीजिए 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये भी जा रही है और ये भी जा रही है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रही हैं। अब इसमें जो ड्राइवर होगा, इसमें जो बैठे ड्राइवर को देखेगा तो क्या लगेगा कि दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं। क्यों? क्योंकि जब ये यहाँ पे देखेगा, ये यहाँ पे देखेगा, दोनों सेम वेलोसिटी में आगे बढ़ रही है, इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो 0 है। ठीक है, लेकिन सराउंडिंग जो ट्रीज होंगे, ठीक है, या और भी जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके रेस्पेक्ट में क्या होगा, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ये मोशन में होंगे। जब ये ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा हुआ ड्राइवर जब यहाँ पे देखेगा कि कोई भी ट्री या किसी भी चीज को, या यहाँ पे कोई पर्सन है वो इनको देखेगा, तो उनको क्या लगेगा कि दोनों कार मूव कर रही, जबकि दोनों कार एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या लगेंगी, रेस्ट पे है। तो यही होता है, रेस्ट में क्या होता है और मोशन में क्या होता है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक जो एग्जांपल है सर की बुक में वो और समझा देते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, समझा देते हैं। क्या हुआ, मान लीजिए आप ट्रेन में बैठे हो, अचानक से एक रॉबर आता है, वो कहता है हैंड्स अप स्टैंड स्टिल, मतलब आपको ये आपके सामने गन पॉइंट करता है और कहता है कि सीधे खड़े रहो। ठीक है, तो क्या एक्चुअल में आप उस वक्त रेस्ट पे हो या मोशन में? ट्रेन मूव कर रही है, आप वहां पे रेस्ट पे हो, जो रॉबर के रेस्पेक्ट में आप रेस्ट पे हो, लेकिन जो बाहर ऑब्जर्वर जो देखेगा उसके रेस्पेक्ट में क्या है, दोनों लोग मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यही होता है, हमें क्या डिफाइन करना होता है, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करना होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन करना होता है कि किसके रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं कि बॉडी मूव कर रही है या रेस्ट में है। ठीक है, और जो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करते हैं उनके पीछे कोई रूल्स कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, कैसे भी डिफाइन करते हो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए, ठीक, ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके,
नेक्स्ट जो टॉपिक है सर की बुक में वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यहां से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि रेस्ट या मोशन क्या होता है। ठीक, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों में फर्क क्या है। जो टोटल पाथ बॉडी कवर करती है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन के बीच में जो टोटल पाथ बॉडी कवर करती है, उसी को बोलते हैं डिस्टेंस। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी पे गया, इस रास्ते से कुछ ऐसे ऐसे होते हुए गया, तो ये जो टोटल पाथ इसने कवर किया वो हो जाएगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को कैसे डिफाइन करते हैं, द टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक, नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन करते हैं, जो शॉर्टेस्ट या स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या स्ट्रेट लाइन पाथ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में होता है, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, द शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट लाइन path between initial and final position is displacement। ठीक है, क्लियर। डिस्टेंस में क्या करते हैं हम, टोटल ये पाथ जितना कवर किया बॉडी वो बताते हैं, और डिस्प्लेसमेंट में जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में स्ट्रेट लाइन पाथ या शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो बताते हैं। ठीक है, इसको और एक एग्जांपल से समझाते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये आपका घर है और ये स्कूल, ओके, और यहाँ पे कैंटीन, यहाँ पे आप चाय पीने आते हो। तो सुबह आप घर से निकले, स्कूल गए, स्कूल से कैंटीन, और कैंटीन से फिर वापस घर। ठीक है, ये मान लीजिए 5 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, और ये 6 किलोमीटर है, कुछ इस तरह से डिस्टेंस से सपोज कर लेते हैं। ठीक, ओके, तो आपने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, 5 + 3 + 6, ओके, तो क्या हो जाएगी 14 किलोमीटर। ओके, 5 + 3 + 6, 14 किलोमीटर आपने डिस्टेंस ट्रेवल करी है। आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल पॉइंट आपका क्या था, घर, फाइनल पॉइंट भी आपका घर, होम से निकले, होम में वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। ठीक, तो इनिशियल पॉइंट अगर फाइनल पॉइंट सेम होगा तो क्या होगा, 0। अगर हम बात करें होम और कैंटीन के बीच का डिस्प्लेसमेंट, तो क्या हो जाएगा, ये 6 किलोमीटर। होम और स्कूल के बीच का डिस्प्लेसमेंट बात करेंगे तो 5 किलोमीटर, स्कूल और कैंटीन के बीच का तो 3 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का स्ट्रेट लाइन पाथ या शॉर्टेस्ट पाथ बताते हैं, और जबकि डिस्टेंस में हम टोटल पाथ जितना बॉडी कवर करती है वो बताते हैं। ठीक है, क्लियर। इसीलिए जो डिस्टेंस होती है वो क्या हो जाती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें हम डायरेक्शन नहीं बताते हैं। ठीक, और जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें हमें डायरेक्शन भी बताना होता है, किस डायरेक्शन में हम मेजर कर रहे हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, किस डायरेक्शन में हम मेजर कर रहे हैं। क्लियर, ये हमारा दूसरा टॉपिक है इसमें, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सर की बुक के थर्ड टॉपिक पे, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। इन दोनों में फर्क क्या होता है। पहली बात तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। स्पीड को डिफाइन कैसे करते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये बॉडी ने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी जितने टाइम में वो हो जाती है उसकी स्पीड। ठीक, चलिए एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन टोटल टाइम। ठीक, ये हो जाती है हमारी एवरेज स्पीड। अब इसको जो एक और एग्जांपल से समझाते हैं। क्रिकेट मैच में आप देखते हो रन रेट लिख के आता है, रन रेट क्या लिखा होता है, 5 रन पर ओवर, 6 रन पर ओवर। तो क्या ये नेसेसरी है कि जितने भी ओवर्स हैं उन सब में 6 रन ही बने हैं या 5 रन ही बने हैं, नहीं। ठीक,
किसी में ज्यादा बनते हैं, किसी में कम बनते हैं, तो हम क्या करते हैं उसका एवरेज निकालते हैं। ठीक है, एक मीन वैल्यू निकालते हैं कि हाँ इस रेट से रन बने, तो वही होती है हमारी स्पीड। कि हम क्या करते हैं, जो टोटल डिस्टेंस बॉडी ने ट्रेवल करी है डिवाइड कर देते हैं टोटल टाइम से, तो हम बता सकते हैं कि हाँ इस स्पीड से बॉडी ट्रेवल करी, ये आपकी एवरेज स्पीड रही है। ठीक है, ओवरऑल जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो इस स्पीड से ट्रेवल करी। ये जरूरी नहीं कि पूरी जो डिस्टेंस ट्रेवल करी उसमें वही स्पीड रही हो, कहीं पे कुछ ज्यादा हो गई हो, कहीं पे कम हो गई हो, कहीं पे हो सकता है बॉडी रुकी भी हो। ठीक है, क्लियर। चलिए, इसको जो है सर की बुक में जैसे डिफाइन किया गया है, इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स अ डिस्टेंस s in the time t1 and t2, the average speed is defined as s upon t2 minus t1। ठीक, ये s क्या है, टोटल डिस्टेंस जो बॉडी ने ट्रेवल करी, और t2 माइनस t1 टोटल टाइम, ये फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कितना टाइम इंटरवल लगा। क्लियर। चलिए, तो एवरेज स्पीड क्या देता है, ओवरऑल रैपिडिटी विद विच पार्टिकल मूव्स इन द इंटरवल। क्लियर। अब आते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड से। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्लियर हो गई होगी कि हम क्या करते हैं टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं, एवरेज स्पीड निकल आती है। ठीक, इसको किससे लिख सकते हैं, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ठीक, डेल्टा एस मतलब चेंज फाइनल जो हमारी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करी बॉडी ने, और डेल्टा टी कितने टाइम इंटरवल में ट्रेवल करी। क्लियर, ये हो जाती है हमारी एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे बॉडी की क्या स्पीड है, इंस्टेंट, उसी इंस्टेंट पे क्या स्पीड है। इंस्टेंट का मतलब एक पार्टिकुलर टाइम। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जब निकालना होता है तो हमें एक पार्टिकुलर टाइम पे स्पीड निकालनी होती है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, स्पीडोमीटर में जब इस वक्त देख रहे हो तो मान लीजिए स्पीडोमीटर में 47 किलोमीटर पर आवर दिखा रहा है, आप 47 की स्पीड से चल रहे हो, तो वो उस इंस्टेंट पे 47 है। आप एक्सेलरेट करोगे 60 पहुंच जाओगे, डी एक्सेलरेट करोगे हो सकता है 30 आ जाओ, तो आपने स्पीड अपनी चेंज करती रही। ठीक है, लेकिन जो उस इंस्टेंट पे, पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे आपने देखा, वो होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक, एक पार्टिकुलर टाइम पे जब हम देखते हैं तो वो होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए क्या होना चाहिए, जो डेल्टा टी है वो अप्रोचेस टू जीरो, मतलब जो हमारा चेंजिंग टाइम है वो लगभग जीरो होना चाहिए, कि हमने देखा तुरंत। ठीक है, उसी टाइम पे। तो T2 और T1 जो इनिशियल और फाइनल टाइम है वो क्या होना चाहिए, लगभग बराबर होना चाहिए, और डेल्टा टी जीरो होना चाहिए। तो जब भी ये हमारा जो वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को v से लिखते हैं। ठीक है, ओके, तो इसमें क्या होना चाहिए, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल एस बाई डेल टी। उसको किससे लिख सकते हैं, डी एस बाई डी टी। ये हमने डिफरेंशिएशन में बताया था कि जब भी जो क्वांटिटी अप्रोचेस टू जीरो होती है तो उसको किससे लिखते हैं, डी एस बाई डी टी। जब डिफरेंशिएशन पढ़ा था तो उसमें बताया था डेल एस बाई डेल टी या डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। इसको कब लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, जब डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। ठीक, क्लियर। चलिए, तो ये क्या हो जाती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसको लिखते हैं डी एस बाई डी टी से। सर की बुक में जो इसकी डेफिनेशन दी हुई है, द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ अ टाइम इज डिफाइंड एज v इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल एस बाई डेल टी इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी। ठीक, क्लियर। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या बताती है, एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पर स्पीड। इसके बाद एक एग्जांपल दिया जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन बाय s इक्वल्स टू 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर t स्क्वायर। एवरेज स्पीड निकालनी है 0 से 5 सेकंड के बीच में, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है t इक्वल्स टू 5 सेकंड पे। सामने एग्जांपल है, देख सकते हो, समझ सकते हो, कुछ इतना इसमें ये खास नहीं, अगर नहीं समझ में आएगा तो बता देंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक है, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ये क्या होता है, स्पीड और वेलोसिटी में फर्क क्या होता है। स्पीड क्या थी, स्केलर क्वांटिटी थी, क्योंकि उसमें हम क्या कर रहे थे, ओवरऑल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये वेलोसिटी में क्या फर्क आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हम मेजर करेंगे कि बॉडी का इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में क्या डिस्प्लेसमेंट है डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब मान लीजिए ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, एक यहाँ पे बॉडी ए, फिर यहाँ पे बी। ठीक, पहले ये यहाँ से यहाँ गई है, ठीक है, उसके बाद कुछ देर बाद बी पॉइंट पे पहुंच गई है। तो ये ओरिजिन हम से डिस्टेंस ले रहे हैं, ये मान लीजिए r1 डिस्टेंस है, और ये मान लीजिए r2 डिस्टेंस है, और ये ए बी वेक्टर।
ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ए से बी के बीच में जो दूरी होगी, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, वो क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्लियर। मान लीजिए बॉडी यहाँ से यहाँ ट्रेवल करी, फिर यहाँ से यहाँ गई। ठीक है, हमें ए से बी के बीच में निकालना है, तो ए के बीच में जो शॉर्टेज डिस्टेंस हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन पाथ, वही क्या हो जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ए बी। तो ए बी वेक्टर निकालने के लिए ट्राइंगल ऑफ एडिशन से क्या बताया था, ओ बी माइनस ओ ए, और ओ बी क्या है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक, अब हमें वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी एवरेज निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये R2 माइनस R1, और टाइम इंटरवल T2 माइनस T1। ये मान लेते हैं T1 टाइम पे है, और ये मान लेते हैं T2 टाइम पे। ठीक, तो T2 माइनस T1, ये क्या आ जाएगा, डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, ये हो जाएगा वेलोसिटी एवरेज। ठीक, क्लियर। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसको कैसे डिफाइन किया है सर की बुक में, ये भी आपको बता देते हैं। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन टाइम इंटरवल T1 एंड T2 इज डिफाइंड एज इट्स डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट को जब हम टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, एवरेज वेलोसिटी। डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे टाइम इंटरवल से तो एवरेज स्पीड, डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी। फिर इसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी, फिर से सेम कॉन्सेप्ट, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। जब डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो हो जाएगा तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो क्या आ जाएगी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, उसको क्या लिख सकते हैं, डी आर बाई डी टी। क्लियर, ये हो जाएगी हमारी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों क्लियर हो गई होगी। बहुत ही छोटा छोटे से टॉपिक हैं, कुछ इसमें इतना ये नहीं कि बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़े। ठीक, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का, वेलोसिटी समझ में आ गई, स्पीड समझ में आ गई। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। चलिए, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, जब भी हम बॉडी को एक्सेलरेट करते हैं मतलब उसके जो वेलोसिटी उसमें चेंज करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, जब भी हम वेलोसिटी में चेंज करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो वो क्या होता है, एक्सेलरेशन। जो गाड़ी जो भी आपकी व्हीकल्स होती हैं उसमें एक्सेलरेटर लगा होता है। एक्सेलरेटर का काम क्या होता है, वेलोसिटी को या तो इंक्रीज करना या तो डिक्रीज करना। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो इफ अ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट एज द टाइम पासेस वी से दैट इट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इफ द वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम इट इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड। ठीक है, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन है, अगर घट रही है तो रिटार्डेशन है या डी एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या करोगे, जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो क्या होगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। और वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये भी क्या हो गया, एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। इसकी इसमें भी हमें डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि इस डायरेक्शन में हम एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन सॉरी। ठीक, अगर हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है तो फिर से सेम कॉन्सेप्ट, डेल्टा टी को कर दो अप्रोचेस टू जीरो, बस हो जाएगा। तो इसको क्या लिखोगे, ए से, और ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ये क्या आ जाएगा, डी वी बाई डी टी। क्लियर, ये हो जाएगा हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो बहुत सिंपल सी चीजें थी आज के लेक्चर में। ठीक है, कुछ इसमें इतना खास नहीं था। अगला जो टॉपिक है सर की बुक में, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन वो अभी हम नहीं पढ़ाएंगे। क्यों, क्योंकि इसके बाद हम पढ़ाएंगे ग्राफ। सर की बुक में क्या है, एक चीज है ग्राफ जो होता है, टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, टाइम वेलोसिटी ग्राफ और टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ। 3 ग्राफ होते हैं। जब हम डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम मेजर कर रहे हो, वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
और एक्सेलरेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम मेजर कर रहे हो। ये तीन चीजें जब हम मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है, तो तीनों ग्राफ इंपॉर्टेंट है। और सर की बुक में जो 52 न्यूमेरिकल्स हैं उसमें स्टार्टिंग के जो 10-12 न्यूमेरिकल है वो ग्राफ पे बेस्ड है, लेकिन सर की बुक में ग्राफ कहीं एक्सप्लेन नहीं किया गया, थ्योरेटिकल में ही एक्सप्लेन कर दिया गया है और सामने से कहीं इतना एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो हम क्या करेंगे, अगला जो हमारा टॉपिक होगा पहले हम ग्राफ एक्सप्लेन करेंगे, फिर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे आएंगे, तब ये चैप्टर फिनिश होगा। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन वो हम थोड़ा ब्रेक करेंगे, बीच में क्या करेंगे, पहले ग्राफ समझाएंगे। ठीक है, तो होप सो आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। बहुत इजी सा था, हमने 4 टॉपिक कवर किए। सबसे पहले रेस्ट एंड मोशन बताया, फिर जो हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो बताया, फिर ये एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, फिर एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फिर एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। 5 टॉपिक हमने कवर कर लिए। ठीक है, क्लियर? कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं, कहीं पे कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। और अगर आज का लेक्चर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज 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 चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो, और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि कैसा लगा। और जो भी आपके दोस्त कंपटीशन लेवल प्रिपरेशन कर रहे हैं या एसटी वर्मा सर की बुक पढ़ रहे हैं, उन तक ये जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।